नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। छांगला हत्याकांड। उत्तराखंड के बेटे से दरिंदगी में मौत की सजा पाए 3 बरी। रावत और कान्याल की जमानत खारिज। आंदोलनकारी आरक्षण को विधेयक जल्द। राज्य के मेडिकल कॉलेज में समान होगी इलाज दरें। उत्तराखंड में छोटे बच्चों की लंबाई में पहली दफा हुआ बड़ा सुधार। बर्फ तेजी से पिघलने से गंगा यमुना की धरती पर जल संकट की आशंका। ढाबी कैबिनेट की बैठक 16 नवंबर को। प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को लेकर सरकार के तेवर नरम। पीएम के प्रयासों से बड़ी यात्रा महाराज। एलटी चयनित युवा राज्य स्थापना दिवस पर करेंगे भूख हड़ताल। उत्तराखंड के हजारों युवाओं को मिलेगा आरक्षण का लाभ। 12 निकाय में बनेंगे 2187 घर। सिप्रा कोसी को बचाने के लिए उठे हजारों हाथ। 34 कॉलेज नेट रेटिंग प्रक्रिया में होंगे शामिल। आज बिना उपकरण देख पाएंगे चंद्र ग्रहण। पहाड़ की बेटियों को मिलेगी विद्या ज्योति स्कॉलरशिप। नैनीताल की शशिकला खटीमा की गंगा को राष्ट्रपति ने नवाजा। नैनीताल से सरकारी दफ्तरों की शिफ्टिंग का विरोध। अग्निवीर भर्ती 1 करोड़ की ठगी। भारत चीन सीमा के गांव में बर्फ पिघलाकर प्यास बुझा रहे हैं लोग। उत्तराखंड में पुनर्जीवित करेंगे मेले धामी। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए छांगला हत्याकांड के 3 दोषियों को तुरंत बरी करने के आदेश दिए। निर्भया कांड से 10 महीने पहले छांवला गैंगरेप का हत्याकांड ने राजधानी को शर्मसार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में तीनों को मौत की सजा सुनाई थी। दिल्ली के छांवला इलाके से 9 फरवरी 2012 को उत्तराखंड की 19 वर्षीय युवती को अगवा कर लिया गया था। युवती गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके में काम करती थी। उस रात वह अपने दफ्तर से कुतुब विहार स्थित अपने घर लौट रही थी। घर के पास से कार सवार 3 लोगों ने उसे अगवा कर लिया। अपहरण के 3 दिन के बाद युवती का शव हरियाणा में रेवाड़ी में मिला था। इस मामले में रवि कुमार, राहुल और विनोद को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने अपराध में शामिल होने के मामले में तीनों लोगों को गिरफ्तार किया। 2 साल बाद वर्ष 2014 में निचली अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। आरोपियों की दया याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। भावनाओं के आधार पर सजा नहीं। 7 अप्रैल 2022 को उच्चतम न्यायालय ने दोषियों को याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि भावनाओं के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। सजा तर्क और सबूतों के आधार पर दी जाती है। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठों ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। उत्तराखंड के चर्चित भर्ती घपले में कोर्ट ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RBS रावत, तत्कालीन सचिव MS कान्याल समेत 4 आरोपियों को जमानत अर्जी खारिज कर दी, जबकि 3 आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली। संयुक्त स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में घपले में STF ने 42 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 21 आरोपी कोर्ट से जमानत पा चुके हैं। सोमवार को आरोपी फिरोज हैदर और हिमांशु कांडपाल की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपियों से STF ने कुछ भी सबूत बरामद नहीं किए। साथ ही इन दोनों का भर्ती घपले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सोमवार को कोर्ट ने आरोपी विकास कुमार, मनोज जोशी और संजीव चौहान को जमानत दे दी। आरोपियों को जमानत के 1-1 लाख रुपए की व्यक्तिगत बंद पत्र और 2-2 जमानती प्रस्तुत करने होंगे। प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए संशोधित विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इस माह होने वाली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। वर्ष 2016 में हरीश रावत सरकार ने आंदोलनकारियों के आरक्षण देने के विधेयक मंजूर किया था, लेकिन तब से यह राजभवन में लंबित था। पिछले माह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संशोधन के लिए इसे वापस मंगा लिया था। सूत्रों ने बताया कि कार्मिक विभाग ने इस पर न्याय विभाग से परामर्श लिया है। अब संशोधित विधेयक के रूप में इसे कैबिनेट में लाने की तैयारी है, जिससे इसी विधानसभा के सत्र में इसे पारित कराकर राजभवन की मंजूरी के लिए भेजा जा सके। कार्मिक विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने बताया कि विधेयक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। उत्तराखंड के चारों सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नए साल पर यानी जनवरी 2023 से इलाज की दरें समान हो जाएंगी। दरें निर्धारित करने के लिए चिकित्सा शिक्षा निर्देशालय ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटी दिसंबर के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट निर्देशालय को सौंप देगी। ऐसे में जनवरी तक नई दरें लागू होने की बात कही जा रही है। वर्तमान में देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा और हल्द्वानी में सरकारी मेडिकल कॉलेज है। इन सभी में यूजर चार्ज यानी OPD की पर्ची से लेकर विभिन्न जाँच आदि की फीस अलग अलग है। जहाँ दून मेडिकल कॉलेज में OPD की पर्ची
₹17 की बनती है। वहीं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में इसके लिए ₹28 लिए जाते हैं। श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में इसकी फीस ₹5-5 है। इसके अलावा पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियोलॉजी समेत ज़्यादातर जांचों के शुल्क में 3 से 5 गुना का अंतर है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए चिकित्सा निर्देशालय ने चारों मेडिकल कॉलेजों से एक एक प्रतिनिधि लेकर एक कमेटी गठन किया है। माना जा रहा है कि दरें समान होने पर हल्द्वानी श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में इलाज महंगा हो जाएगा, वहीं अल्मोड़ा और दून मेडिकल कॉलेज की दरों में कमी आएगी। कमेटी जहां राज्य के सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों के लिए एक समान दरें तय करेगी, वहीं इस बात का भी ध्यान रखेगी कि दरें बहुत ज़्यादा या बहुत कम भी ना हो, यानी जिस मेडिकल कॉलेज में शुल्क कम है वहां बढ़ाया जाएगा और जहां ज़्यादा है वहां कम किया जाएगा। इस तरह दरों को बैलेंस करने पर जोर दिया गया है। यह भी बताया जा रहा है कि इलाज की दरें एम्स और पीजीआई से कम रखी जाएंगी। देहरादून, देश के उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तापमान में बढ़ोतरी से बर्फ पिघलने की रफ्तार में तेजी आ गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तेजी से पिघलने से कुछ वर्ष तो गंगा, यमुना समेत हिमालयी नदियों में पर्याप्त पानी रहेगा, लेकिन इसके बाद घटना शुरू हो जाएगा, जिससे गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। उत्तराखंड विश्वविद्यालय में आयोजित आकाश तत्व संगोष्ठी प्रदर्शनी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिकों ने कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल व उत्तराखंड हिमालय के सैटेलाइट डाटा के विश्लेषण के आधार पर यह आशंका जताई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 2018 से 2022 के सैटेलाइट डाटा के विश्लेषण से पता चला कि हवा में गर्मी बढ़ने से बर्फ पिघलने की गति अत्यधिक तेज होगी। अध्ययन के मुताबिक नवंबर से जनवरी-फरवरी तक हिमालय में 80% और मार्च से अप्रैल-मई में 20% बर्फ ही टिक पा रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय के निचले इलाकों को सालाना 50 से 60% बर्फ पिघलने से और 15 से 16% पानी यानी ग्लेशियर से और 9 से 10% बारिश और महज 5% पानी भूजल से मिलता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 5 साल से 8% बच्चों की लंबाई में इजाफा, पिछली हेल्थ रिपोर्ट में 8% की बढ़ोतरी। उत्तराखंड में छोटे बच्चों की लंबाई में पहली बार बड़ा सुधार हुआ है, जिससे भविष्य में युवाओं के सामने ऊंचाई की समस्या नहीं रहेगी। सेना से लेकर वर्दी वाली भर्तियों के मानकों में भी उन्हें लंबाई में छूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 5 साल तक के 25% बच्चे औसत से कम लंबे हैं, जबकि पिछली नेशनल फैमिली सर्वे में रिपोर्ट में कहा गया यह आंकड़ा 33% था, यानी पिछले 5 साल में राज्य के बच्चों की सेहत में सुधार हुआ है और 8% बच्चों में बौनेपन, औसत से कम ऊंचाई की समस्या कम हुई है। राज्य में न केवल बच्चों की लंबाई बढ़ी है, बल्कि उनके वजन में भी इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन दिनों नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है और विशेषज्ञों से राज्य के इस इंडिकेटर में हुए सुधार को भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया। राज्य में बाल स्वास्थ्य के कार्यक्रम देख रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप मर्तोलिया ने बताया कि बच्चों की लंबाई के मामले में राज्य में पहली बार सुधार आया है। बाल रोग विशेषज्ञ पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर DS रावत ने बताया कि 5 साल के बच्चे की औसत लंबाई 105 से 110 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, जबकि इसका औसत वजन 18 से 30 किलो के बीच होनी चाहिए। इनका कहना है कि बच्चों की सेहत सुधरने के पीछे सबसे बड़ा कारण न्यूट्रिशन और टीकाकरण है। गर्भवती महिला और नवजात पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। न्यूट्रिशन और टीकाकरण के अलावा मिड डे मील, टेक होम राशन, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य के अनेक कार्यक्रम हैं जिनके सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानाचार्य के 50% रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के फैसले में सरकार ने नरमी के संकेत दिए। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग प्रधानाचार्य एसोसिएशन और शिक्षक संगठन से सुझाव लेने के बाद एक बार फिर शिक्षकों के बीच जा रहा है। सरकार का विचार के पहले प्रमोशन के जरिए सभी पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद पद रिक्त रहते हैं तो सीधी भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अफसरों को शिक्षकों से उनकी सभी समस्याओं, कोर्ट केस के संबंध में बात करने के निर्देश दिए हैं। अफसरों को 15 नवंबर तक शिक्षा महानिदेशालय को रिपोर्ट देनी है। सभी की रिपोर्ट मिलने के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मालूम हो कि प्रधानाचार्य भर्ती के लिए सरकार ने संशोधित नियमावली जारी की। इसके अनुसार 50% रिक्त पद भर्ती से भरे जाने और इसके लिए शर्तें तय की गई। शिक्षक उनका विरोध कर रहे हैं। शासकीय शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री सोहन सिंह माजिला का कहना है कि सरकार को पहले कोशिश करनी चाहिए कि प्रमोशन के जरिए सभी रिक्त पदों को भरे, इसके बाद ही भर्ती आदि पर विचार किया जाए। चयन प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद नियुक्त को तरस रहे LT चयनित अभ्यर्थी राज्य स्थापना दिवस पर सभी जिला मुख्यालय पर भूख हड़ताल करेंगे। अभ्यर्थी 5 सितंबर से शिक्षा निर्देशालय पर धरने पर बैठे हैं। भूख हड़ताल के साथ ही इन दिन अग्निवीर भर्ती परीक्षा में होने वाले आत्महत्या करने वाले बागेश्वर के युवा कमलेश को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। LT चयनित अभ्यर्थी पिछले 8 महीने से ज्वाइनिंग लेटर के लिए भटक रहे हैं। LT चयनित संघर्ष समिति के पदाधिकारी अंकित डंगवाल ने कहा कि LT शिक्षक भर्ती परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। करीब 8 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है, लेकिन सरकारी ढिलाई की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। सोमवार को धरने पर सोनू जोशी, प्रीतम महावीर सिंह, विनय जमलोकी, हरीश बंगवाल, अभिषेक मोहन, प्रीतम
आदि मौजूद थे और सभी ने जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने पर आर पार के आंदोलन छोड़ने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षक भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उत्तराखंड में सामान्य जाति के हजारों युवाओं को फायदा मिलेगा। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के मामले में उत्तराखंड गुजरात के बाद देश का दूसरा राज्य है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य में व्यवस्था लागू रहेगी। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण अध्यादेश 2019 के तहत 5 फरवरी 2019 से लागू किया गया था, जिसके बाद राज्य में हो रही सभी सरकारी भर्तियों में इसके तहत आरक्षण दिया जा रहा है। राज्य में प्रमुख रूप से राज्य लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा चयन बोर्ड की ओर से विभिन्न खाली विभागों में खाली पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाती है और तीनों ही आयोगों की ओर से युवाओं को EWS का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही अन्य संस्थाओं की ओर से की जाने वाली सरकारी भर्तियों में भी युवाओं को EWS का लाभ दिया जा रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए सरकार ने सालाना 8 लाख की आय तय की और इसी के आधार पर युवा तहसील से EWS प्राप्त बना सकते हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2187 नए घर बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए 3200 करोड़ का बजट मंजूर किया है। इन नए घरों का निर्माण राज्य के 12 निकाय क्षेत्रों में कराया जाएगा। शहरी विकास निर्देशक नवनीत पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2187 नए घर बनाने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बनाए जाने वाले घरों में से हरिद्वार के पिरान कलियर 958, भगवानपुर में 300 और जगजीतपुर में 178 घर बनाए जाएंगे। इसके अलावा देहरादून के सेलाकुई में 59, US नगर के खटीमा में 71, नानकबता में 21, कुलर भोज में 11, जसपुर में 58, काशीपुर में 382 नए घर बनाए जाएंगे। पिथौरागढ़ में 87, धारचूला में 22 और गंगोलीहाट में नए घर मंजूर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 3200 करोड़ की धनराशि दी गई है, जबकि राज्य सरकार को 1093 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। शिक्षक निर्देशक शहरी विकास ने बताया कि इन घरों का निर्माण लोगों का स्वयं कराया जाएगा। घर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख, राज्य सरकार से 50,000 का अनुदान दिया जाएगा। नैनीताल के डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल के नेतृत्व में सोमवार को शिप्रा नदी की सफाई के अभियान शुरू किया गया। पहले दिन सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे, व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न संगठनों के लोग जुड़े। डीएम ने पालिका मैदान से खुली स्कूली बच्चों को संबोधित कर अभियान की शुरुआत की। वही अल्मोड़ा में कोसी नदी को स्वच्छ बनाने के लिए 4500 लोग एक साथ जुटे। सोमवार को भवाली, रामगढ़ तिराहा, घोड़ाखाल, भीमताल रोड तिराहा, काली मंदिर, देवी मंदिर, रानीखेत रोड, पेट्रोल पंप, शमशान घाट, नैनीताल रोड, रोडवेज स्टेशन, निगलाट, कैंची, रातीघाट, गर्म पानी, खैरना तक करीब 20 किलोमीटर तक के इलाके में सफाई अभियान चलाए गए। इन क्षेत्रों में फैला कचरा, प्लास्टिक सहित हर तरह का कूड़ा एकत्रित किया गया। कैंची धाम में सफाई अभियान का निरीक्षण कर जिलाधिकारी ने स्कूली बच्चों की सराहना की। डीएम ने कहा कि जनपद में सभी जगह सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शिप्रा नदी को सफाई के लिए 10 जोनों में बांटा गया। हर 15 दिन में स्कूली बच्चे व स्थानीय संगठन मिलकर अभियान को आगे बढ़ाएंगे। पालिका अध्यक्ष संजय वर्मा ने कहा कि नगर में पानी की बड़ी समस्या है। यदि शिप्रा नदी को बचाकर ही हम भवाली का जल संकट दूर कर सकते हैं। उन्होंने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों का आभार जताया। इस वर्ष राज्य के 34 डिग्री कॉलेज राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAC के रेटिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे। इस प्रक्रिया में कुमाऊं के 17 डिग्री कॉलेज को शामिल किया जा रहा है। प्रशासन स्तर से डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों को NAC के मूल्यांकन की तैयारी शुरू करने को दिशा निर्देश जारी किए गए। NAC के रेटिंग के लिए हर वर्ष डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। इसमें शामिल होने के लिए डिग्री कॉलेज को कई मानकों को पूरा करना होता है। इसके बाद NAC की टीम मूल्यांकन और रेटिंग के लिए डिग्री कॉलेजों का निरीक्षण करती है। मानकों पर सही पाए जाने के बाद ही रेटिंग जारी रहती है। इस प्रक्रिया में गढ़वाल मंडल की डिग्री कॉलेज लक्सर, जय हरिखाल, थैलीचरण, कर्णप्रयाग, तलवाड़ी, नागनाथ पोखरी, अगस्त मुनि, रायपुर, उत्तरकाशी, नई टेहरी, कोटद्वार, भाबर और गोपेश्वर आदि की शामिल किया गया है। वहीं कुमाऊं के महिला कॉलेज हल्द्वानी, MPBG कॉलेज, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायण नगर, बलुआकोट, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, खटीमा, रुद्रपुर, काशीपुर, बाजपुर, रामनगर, हल्दूचौड़, रानीखेत, सोमेश्वर और मानीला डिग्री कॉलेज को शामिल किया गया है। सूर्य ग्रहण के समय वैज्ञानिक हिदायत देते हैं कि इस दृश्य को बिना किसी उपकरण के ना देखा जाए, पर चंद्र ग्रहण में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। इससे आंखों पर कोई नकारात्मक असर भी नहीं पड़ता। एरिज के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि आज एरिज में शाम 5 से 6 बजे के मध्य आकर लोग चंद्र ग्रहण के नज़ारे देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण को खूबसूरत ढंग से देखने को कई दूरबीनें लगाई जाएंगी। चंद्र ग्रहण शाम 5:17 से शुरू होगा। संयोगवश चंद्रमा सूर्य से लगभग 400 गुना छोटा है, लेकिन सूर्य की तुलना में पृथ्वी के लगभग 400 गुना करीब है। नतीजा इन दोनों का आकार आकाश में करीब एक समान दिखाई देता है। कुमाऊं की 2 महिला स्वास्थ्य कर्मियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति फ्लोरेंस नाइटिंगेल
अवार्ड से पुरस्कृत किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में खटीमा के उप जिला चिकित्सालय की एएनएम गंगा जोशी और नैनीताल की बीटी पांडे जिला चिकित्सालय की मैट्रन शशिकला पांडे को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। करीब 17 वर्षों से खटीमा उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत एएनएम गंगा जोशी क्षेत्र में लगातार अभियान चलाकर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती रही है। उधर नैनीताल में कोरोना काल समेत स्वास्थ्य सेवाओं उत्कृष्ट कार्य के लिए नैनीताल बीटी पांडे अस्पताल की मैट्रन शशिकला पांडे को भी राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से नवाजा है। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में शशिकला को यह सम्मान दिया जाएगा। शशिकला को कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियों में कोविड मरीजों की सेवा 26 दिन तक अस्पताल में भर्ती दिव्यांग अनाथ बुजुर्ग मोहन की सेवा करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। इससे पहले उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के बेस्ट वर्कर का खिताब भी मिल चुका है। शशिकला की इस उपलब्धि पर कुमाऊं की स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर तारा आर्या, सीएमओ डॉक्टर भगीरथी जोशी, पीएमएस डॉक्टर एमएस राव ने खुशी जताई है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी की पढ़ाई के लिए विद्या ज्योति स्कॉलरशिप देने की तैयारी है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने ऋषि एंड मिलन खोसला फाउंडेशन के साथ एमओयू किया है। योजना के तहत प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के कॉलेज से अंडर ग्रेजुएशन यूजी की पढ़ाई करने वालों 51 छात्रों का चयन किया जाएगा। साथ ही उन्हें पीजी करने के लिए 2 साल 35 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। स्कॉलरशिप योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया। पर्वतीय क्षेत्र के पात्र छात्र 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार पहाड़ के छात्रों को पीजी की पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से योजना शुरू की जा रही है। जिला मुख्यालय नैनीताल से हाईकोर्ट समेत सरकारी कार्यालय को हल्द्वानी व मैदानी क्षेत्रों में शिफ्ट करने के विरोध में जिला बार के अधिवक्ता भी उतर आए हैं। सोमवार को जिला बार एसोसिएशन की ओर से बैठक की गई। हाईकोर्ट व जिला न्यायालय के अधिवक्ता समेत शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन समितियों और संस्थाओं के लोगों ने प्रतिभाग कर नैनीताल से सरकारी कार्यालयों के मैदानी क्षेत्रों में शिफ्ट करने के फैसले की निंदा की। सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज शाह ने कहा कि हाईकोर्ट सहित अन्य न्यायालयों व कार्यालयों को विस्थापन की लड़ाई के लिए तैयार होने का समय आ गया है। यह नैनीताल के साथ खिलवाड़ करने जैसी बात है। यदि सभी कार्यालय यहां से शिफ्ट हो जाएंगे तो नैनीताल में कुछ भी नहीं बचेगा। कहा कि मंगलवार को होने वाले मार्च में जिला बार के अधिवक्ता में शामिल होंगे, जिससे शिफ्टिंग को लेकर चल रही लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। व्यापार मंडल अध्यक्ष मारुति शाह, पूर्व पालिका अध्यक्ष मुकेश जोशी, डॉक्टर महेंद्र पाल, सैयद नदीम मुनू, टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज जोशी, कुमाऊं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ सचिव दीपक बिष्ट, मनोज जोशी आदि मौजूद थे। सरकार का फैसला पर्वतीय राज्य की अवधारणा के विरोध में है। उत्तराखंड का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए किया गया था, लेकिन सरकार पहाड़ों का विकास न कर मैदानी क्षेत्रों का विकास कर रही है। बीते दिनों अग्निवीर भर्ती को लेकर युवाओं से ठगी का मामला सामने आने के बाद अब ठगी के शिकार अन्य युवाओं भी सामने आने लगे हैं। पिछले 2-3 दिन में 15 से अधिक युवाओं ने दिनेशपुर पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने हाल ही में गिरफ्तार हुए टेरिटोरियल आर्मी जाट रेजिमेंट के जवान और एक अन्य आरोपी की भी ठगी करने का आरोप लगाए। 5 युवाओं के खिलाफ लिखित में दिनेशपुर पुलिस को शिकायत पत्र भी भेजा है। दिनेशपुर थाना पुलिस सभी युवाओं के बयान दर्ज कर रही है। वही बड़ी संख्या में युवाओं से धोखाधड़ी के मामले सामने आने के बाद अब दिनेशपुर पुलिस आरोपियों को कस्टडी रिमांड पीसीआर पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन करने की तैयारी कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अग्निवीर योजना के नाम पर ठगी करने वाली इन आरोपियों ने अब तक 1 करोड़ से अधिक रकम युवाओं से ठगी हो सकती है। दिनेशपुर के थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय ने कहा कि 2-3 दिनों से लगातार चंपावत और खटीमा के युवा दिनेशपुर थाने में आ रहे हैं। उन्होंने कहा आरोपियों पर ठगी का आरोप लगाया। आरोपियों ने किसी से 50 तो किसी ने 20 और किसी से 30 हज़ार रुपये लिए हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने युवाओं के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र भी लिए हैं, जिनका मिलना बेहद जरूरी है। ऐसे में आरोपियों को पीसीआर के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने की तैयारी की जा रही है। वहीं एसीपी सिटी मनोज कुमार कात्याल ने बताया कि पूछताछ में 200 युवाओं से अग्निवीर बनाने के नाम पर रुपये लेने की बात सामने आई है। पिथौरागढ़ भारत चीन सीमा पर घाटी के गांव में रह रहे लोगों को पीने के पानी के लिए बर्फ पिघलानी पड़ रही है। समय से पहले बर्फबारी के कारण अभी से तापमान -5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। पारा धड़ाम से होने के कारण लगभग सभी जल स्रोत पूरी तरह से जम चुके हैं। ग्रामीणों के साथ सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती भी बढ़ गई है। इस बार अगस्त से सितंबर भारी बारिश से टूटी सड़कों के कारण धारचूला की दारमा 14 घाटी में होम स्टे कारोबारों को बड़ा नुकसान हुआ। इस घाटी को पाटने के लिए कुछ गांवों के लोग नवंबर में भी वहीं डटे। होम स्टे कारोबारी बिनोद सोनाल बताते हैं कि ग्रामीणों को उम्मीद थी कि नवंबर आखिर तक पर्यटक आएंगे, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी ने अब चौपट कर दिया है। नवंबर के बाद बर्फबारी और तेज हो जाएगी। इस कारण अब और लोग भी जल्दी निचले हिस्सों में आने की तैयारी कर रहे हैं। दुख्तू गांव के ब्रेंद्र दुखताल बताते हैं कि सीमा पर 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले गांव में सामान्य तौर पर नवंबर अंत या दिसंबर में बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर अंत से बर्फ गिरने लगी। लोगों को उम्मीद भी थी कि नवंबर में शायद कुछ राहत रहेगी। दारमा 14 घाटी में 14 माइग्रेशन गांव हैं। गर्मी में यहाँ लोग
होम स्टे और खेती करते हैं। अक्टूबर में ठंड अधिक होने के कारण ये लोग निचले क्षेत्रों में लौट आते हैं। इस बार भी 9 गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं।